हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम अपने आप को अपडेट करने के लिए एक छोटी सी क्लास का सहारा ले रहे हैं। हमने जो कंटेंट पढ़ रखा है वही पढ़ना है। कुछ नया बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश आप सब नहीं करिएगा क्योंकि जो सिलेबस है वो हमने बखूबी पढ़ रखा है। बस ज़रूरत है उस पढ़े हुए को अपडेट करने की। मैं आशा करता हूँ कि आप धीरे-धीरे अपने आप को अपडेट करना शुरू कर चुके होंगे क्योंकि अपडेशन एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। उसके बिना आप अपनी नई परीक्षा या आने वाली परीक्षा के साथ अपने आप को समन्वित नहीं कर पाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए, याद करते हुए मूल विषय पर आता हूँ। इस 10 मिनट की क्लास में हम जनजाति के लिए पढ़े हुए कंटेंट को और अपडेट करने वाले हैं। 6th यूनिट तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट चेंज हो जाता है इसलिए पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन 10वीं यूनिट के कंटेंट में बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन किए बिना नया जोड़ करके हम अपने पुराने कंटेंट को अपडेट करने का प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। तो चलिए आ जाइए इस मूल विषय पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक जनजातीय नायक, एक जनजातीय या जनजातियों के लिए समर्पित व्यक्ति महेश शर्मा, जिन्हें झाबुआ का गांधी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है महेश शर्मा। आप सब लोग इनके बारे में पूरी डिटेल याद रख लें। आज ही इन्हें हमें पूरी तरह पढ़ लेना है। कहाँ जन्मे? तो महेश शर्मा जो है इनका जन्म दतिया में हुआ था। याद रखना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, वैसे जन्म वन्म हम पढ़ते नहीं है। जब मध्य प्रदेश बना 1956 में मध्य प्रदेश बना, बस एक साल में एक नया योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम है महेश शर्मा। तो 1957 में इनका जन्म दतिया में हुआ था, याद रखिएगा। इन्हें हम झाबुआ के गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? झाबुआ का गांधी। या याद रखिएगा झाबुआ के गांधी कौन है? तो झाबुआ के गांधी महेश शर्मा है। आरएसएस के जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है उसके कार्यकर्ता रहे हैं और उसके बाद उन्होंने खुद का अपना एक नया संगठन शिव गंगा बनाया। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये जन्म लेने के कुछ समय बाद आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में झाबुआ में पहुंचते हैं। झाबुआ में इनका काम जनजातीय जो आदिवासी लोग हैं उनकी सहायता करने का दिया जाता है। उनसे संपर्क या 1998 में ये वहां पहुंच करके आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि में वह वो सब नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना है। इसलिए 2007 में ये अपना खुद का एक संगठन बनाते हैं। तो 2007 में ये आरएसएस से अलग हो जाते हैं और खुद से एक नया संगठन या अलग होकर के शिव गंगा नाम का संगठन बना लेते हैं। तो याद रखिएगा शिव गंगा नाम का संगठन किसने बनाया था? महेश शर्मा ने बनाया था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद या इस संगठन का जो मंत्र है वो क्या है? इस शिव गंगा संगठन का विकास का जतन शब्द याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। विकास का जतन किस संगठन की टैगलाइन है? तो विकास का जतन शिव गंगा नाम के संगठन की टैगलाइन है। क्या किया इन्होंने इस विषय पर आते हैं। और क्या किया वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार ने अपने चौथे सबसे बड़े अवार्ड, मध्य प्रदेश का सब जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, भारत का चौथा राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री सम्मान इनको दिया। क्यों दिया, अब उस विषय पर आते हैं। 2019 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। आप सब लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। ये जो एक शब्द है ये बहुत कारगर शब्द है, हलमा प्रथा, हलमा अभियान। ये क्या है? हलमा शब्द जनजाति या भीलों से संबंधित एक शब्दावली है और इस शब्द का अर्थ होता है जब सब लोग मिलकर के सामूहिक रूप से किसी काम को करते हैं तो उसे हलमा शब्द से डिनोट किया जाएगा। हलमा अभियान जो है वो सामूहिक श्रम दान करने का, सामूहिक श्रम दान करने का एक अभियान है। क्या है ये? सामूहिक श्रम दान का अभियान है जिसमें
इन्होंने ग्रामीणों को एकजुट किया, ग्रामीणों को कहा कि मैं खड़ा हूं साथ में, ग्रामीणों को सबको एकजुट किया। और जो खुद की समस्या थी, किसकी खुद की झाबुआ पूरे जिले, अलीराजपुर पूरे जिले जहां जनजाति के लोग रहते हैं, वहां पानी की एक एक बाल्टी भरने के लिए एक एक दो दो किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता था। तो उस पानी या जल संरक्षण की जो समस्या थी, जल की जो समस्या थी, उसके संरक्षण के लिए इन्होंने कदम बढ़ाया और गांव के लोगों को इकट्ठा करके, गांव के बीच, गांव के आसपास, गांव के लोगों की मदद से, सामूहिक सहायता से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की सहायता से जल संरचनाएं बनाना शुरू किया। और उन्होंने जो पानी को संरक्षित करने के लिए जितने भी तरीके हो सकते हैं, चेक डैम बनाना हो, तालाब बनाना हो, लगभग 15-20 सालों में लगातार मेहनत करते हुए 1 लाख से भी ज्यादा, कितने, मैं 1 2 3 5 नहीं बोल रहा हूं, 1 लाख से भी ज्यादा इन्होंने जल संरचनाएं बना दी। क्या बना दी? 1 लाख से भी ज्यादा छोटे छोटे तालाब, कुएं, कुंडी, चेक डैम बनवाए, जिसकी मदद से लगभग 700 गांव, कितने, 700 गांव के लोगों को पानी पीने के लिए, पानी नहाने या यूज करने के लिए पानी आसानी से मिलने लगा। बहुत बड़ा योगदान होता है। ये संख्या 1 2 नहीं है, 1 लाख है। 1 लाख जल संरचनाएं बनाने में किसी भी प्रकार योगदान देना एक बहुत बड़ा योगदान है। और इस तरह से इन्होंने लोगों के जीवन को जल संरक्षित बनाया, जल के साथ उन्होंने उसको जोड़ दिया, लोगों को जल आसानी से उपलब्ध होने लगा। इस संगठन जिसका निर्माण इन्होंने किया, याद रखिएगा, शिव गंगा संगठन। नाम क्या है? अब याद रखो कि शिव गंगा ही नाम क्यों रखा गया, या शिव गंगा शब्द क्या है। ये देखो, जो शिव है उनके सर पर गंगा विराजमान है, और उनके सर से जो गंगा है उसे ही भागीरथी के रूप में भागीरथ ऋषि जो है वो पृथ्वी पर लाए थे, जिससे पूरा भारत जो वर्ष है, या संपूर्ण भारत जो है वो जल उसे मिला। इसलिए इन्होंने इस संगठन का नाम शिव गंगा रखा। यह जल संरक्षण या जल जंगल संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण सशक्तिकरण पर आधारित या ग्रामीण सशक्तिकरण पर फोकस करने वाला एक संगठन है। इसका निर्माण जो है वो 2007 में हुआ था। इसके निर्माता जो हैं वो महेश शर्मा रहे, और महेश शर्मा को अपनी सादी जो जीवन शैली है, जो कि एक धोती पहन करके, एक लुंगी पहन करके जीवन व्यापन करना, सादा सरल स्वभाव, इस प्रकार के जल संरचना निर्माण किए इन्होंने। और लगभग 1 लाख संरचनाएं बनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, जिस कारण से इन्हें झाबुआ का गांधी कहा जाने लगा। और भारत के राष्ट्रपति ने इन्होंने 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री के साथ इन्हें एक उपनाम और दिया गया, झाबुआ का गांधी। तो याद रखना, झाबुआ का गांधी किसे कहा जाता है? तो झाबुआ का गांधी जो है वो महेश शर्मा को कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक बात हमें काम की है। हलमा प्रथा किस जिले से संबंधित है? झाबुआ वाला अलीराजपुर। किस कार्य से संबंधित है? सामूहिक श्रमदान। किस क्षेत्र से संबंधित है? जल संरक्षण। सी छोटी छोटी बातें आपसे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं, और इंपॉर्टेंट भी हैं, हमें याद भी रखनी है, एक एक बात हमारे काम की है। अब आते हैं एक जनजातीय योद्धा भीमा नायक। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जिनके बारे में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भीमा नायक के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। भीलों के लड़ंका योद्धा। तो देखो, भ से भील है और भ से भीमा है, दोनों एक साथ याद हो जाएगा। 1857 की क्रांति में 1840 से 64 तक ये अंग्रेजों से लड़ते रहे। 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो लड़ंका है या लड़ाई योद्धा है, इनके रूप में जाना गया इनको। और पहले ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अंडमान के काला पानी की जेल की सजा में अपना जीवन जो है वो, या इनको फांसी दी गई, या इनका जीवन जो है वहां पर लीला समाप्त होती है।
1857 का उल्टा कर दो, 1857 का उल्टा, ये 57 का उल्टा करूंगा तो 75 आएगा। इस 75 तक, यहां से यहां तक ये जेल में रहे और फिर 76 में इन्हें फांसी दी गई। कहा? अंडमान निकोबार की काला पानी वाली जेल में। याद रखना, इनकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। याद रखना, अब मैं इसको इस करंट अफेयर्स की क्लास में क्यों पढ़ा रहा हूं? आपका विचार हो सकता है कि सर करंट अफेयर्स का पॉइंट थोड़ी है, ये तो जनरल बात है। तो भाई जनरल बात है, लेकिन भारत की सरकार ने 148वां बलिदान दिवस मनाया है, किसका? भीमा नायक का। और उस दिन बहुत सारी घोषणाएं की गई, तो ये वो घोषणाएं हैं जो हमें पढ़नी है, वो विशेष रूप से काम किए। भीमा नायक तो हम जनजाति व्यक्तित्व में पढ़ चुके हैं। भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई बड़वानी जिले के पंचमोहल्ली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंचमोहल्ली गांव में। याद रखना, भीमा नायक को क्या कहा जाता है? तो निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, निमाड़ का रॉबिन हुड। अब निमाड़ में क्या क्या आता है ये बताने की जरूरत नहीं है। निमाड़ में बड़वानी, झाबुआ, सॉरी, निमाड़ में आता है बड़वानी, खंडवा और खरगोन। वैसे खंडवा खरगोन ही है निमाड़, लेकिन बड़वानी भी फैला हुआ है। 1857 की क्रांति में भील आदिवासियों का नेतृत्व किया और दो युद्ध महत्वपूर्ण लड़े इन्होंने। अंबा पानी का युद्ध लड़ा इन्होंने 1857 में, और सलोदा का युद्ध लड़ा इन्होंने 1889 में, 1889 में, जहां इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और भीमा नायक को जेल भेज दिया जाता है। अब क्योंकि 148वां बलिदान दिवस मनाया गया, तो उस दिन कुछ घोषणाएं भी हुई होंगी। तो वो जो घोषणाएं हुई हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की हैं। मैं असली में इन घोषणाओं को पढ़ाने के चक्कर में ही इतना इंट्रोडक्शन दे दिया हूं भीमा नायक का। तो ये जो घोषणाएं हुई थी वो हमें याद रखनी है। क्या घोषणा की गई सरकार द्वारा? कि जो बड़वानी का शासकीय कॉलेज है, बड़वानी के शासकीय कॉलेज का नाम बदल करके अब भीमा नायक शासकीय विद्यालय किया जाएगा। भीमा नायक के नाम पर उस कॉलेज का नाम किया गया। तो याद रखना, किस जगह के कॉलेज का नाम भीमा नायक के नाम पर किया गया? तो बड़वानी शासकीय कॉलेज का नाम। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। बड़वानी के धाबा बावड़ी नाम की एक जगह है, धाबा बावड़ी गांव है, यहाँ भीमा नायक का क्या बनाया गया है? प्रेरणा केंद्र बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप रट कर रख लें कि भीमा नायक का प्रेरणा केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो धाबा बावड़ी गांव बड़वानी। देखो सब ब ब भा भ भ ऐसे ही शब्द आ रहे हैं। धाबा बावड़ी, बड़वानी, भीमा नायक, भील, सब एक जैसे हैं। फिर जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर, तो क्योंकि वो घोषणा इस दिन हुई है इसलिए साथ में बता दिया कि जबलपुर का जो फ्लाईओवर है, एक ब्रिज बनाया जा रहा है, उसका नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर, और जबलपुर का जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, उसका नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर समर्पित किया गया है। ये याद रखना। अगले पॉइंट पे आते हैं। एक जनजातीय बटालियन बनाई जाएगी। जनजातीय बटालियन के गठन करने का निर्णय लिया गया शासन ने, अभी हुई नहीं है, लेकिन किस प्रकार की नई बटालियन गठन करने का निर्णय लिया गया? तो जनजातीय बटालियन बनाई जाएगी। फिर मध्य प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत हम सर्वप्रथम, याद रखना ये सारे पॉइंट, जन मन कॉलोनी जो है वो बना चुके हैं और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। कहाँ बनाई गई है? वो शिवपुरी में बनाई गई है। शिवपुरी जो कि सहरिया का केंद्र है में बनाकर मध्य प्रदेश इस योजना में अग्रणी बन गया है। याद रखना, प्रधानमंत्री जन मन योजना एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला योजना है जिसमें बहुत काम होने हैं। उसमें जनजातियों के लिए निवास स्थल या कॉलोनियां, पक्के घर बनाए जा रहे हैं जिनको जनमन कॉलोनी कहेंगे। मध्य प्रदेश की पहली जनमन कॉलोनी शिवपुरी में बनाई गई, जिसका उद्घाटन इनके बलिदान दिवस पर किया गया। और देश की पहली जनमन कॉलोनी जो है, या सॉरी सड़क जो है, वो बालाघाट में बनाई गई है जनमन योजना के तहत। बहुत सीधी सी सरल सी बातें। भीमा नायक का बलिदान दिवस था, शासन ने उस दिन खूब सारी घोषणाएं की, उसमें से बड़वानी के शासकीय कॉलेज का नाम भीमा नायक के नाम पर,
फिर भीमा नायक का प्रेरणा केंद्र धाबा बावड़ी गांव बड़वानी में बनाया गया। फिर और अन्य घोषणाओं में रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम, फ्लाईओवर का नाम। फिर जनजातियों के लिए जो योजना चल रही है, जनजाति जनमन योजना है ना, या जनमन प्रधानमंत्री जनमन योजना, उसके तहत दो बड़े काम उस दिन घोषित हुए कि पहली जनमन कॉलोनी शिवपुरी में बनाई गई। ये फैक्ट एग्जाम में सीधे आ सकते हैं कि जनमन कॉलोनी का शुरुआत कहां से हुआ, शिवपुरी से हुआ। फिर जनमन सड़क कहां बनाई गई, वो बालाघाट में बनाई गई। ये जनजातियों के लिए जो काम किए जा रहे हैं जनमन योजना के तहत, वो प्रदर्शित किए जा रहे हैं। एक योजना और हम देख लेते हैं साथ में, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। नाम से बहुत कुछ स्पष्ट है, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना, कि मुख्यमंत्री ने दूध देने वाले पशु प्रदाय करने की योजना बनाई। उस योजना का नाम रखा गया मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। कब शुरू हुई, तो 2 या 3 देंगे गाय भैंस, इसलिए 2023 में शुरू हुई। ये रटने का एक तरीका है, याद करा रहा हूं कि इसको कब शुरू किया गया, तो याद रख लेना 2-3 पशु देते थे, इसलिए 2-3 मतलब 23 में ये योजना शुरू हुई। जनजातियों की आजीविका को सुदृढ़ बनाने, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए है ये योजना। दुधारू पशु पर 90% शासकीय अनुदान दिया जाएगा। मैं आगे डिटेल बता रहा हूं। 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है हमारे मध्य प्रदेश की। कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है जिनको 2003 में विशेष पिछड़ा दर्जा दिया गया था, वो है बेगा, भारिया और सहरिया। तो ये जो 3 जनजातियां हैं, इनके लोगों को, इन पर फोकस करते हुए बेगा, भारिया और सहरिया को दुधारू पशु उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। इसकी शर्तें भी याद रख लो कि परिवार की जो आय है वो 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और परिवार का जो स्थिति है उसमें पहले से उनके पास कोई दुधारू पशु नहीं होना चाहिए। बस ये 2 शर्तें हैं कि परिवार के पास पहले से कोई दुधारू पशु ना हो और परिवार की जो इनकम है वो 1.5 लाख रुपए से कम हो। क्या लाभ मिलेगा उन लोगों को, तो उन लोगों को 90% सब्सिडी मिलेगी। कैसी सब्सिडी, की भाई आप बाजार से एक गाय, 2 दुधारू पशु, या तो 2 गाय खरीद कर ले आए या 2 मुर्रा भैंस खरीद कर ले आए। आपको इसकी जो प्राइस है, मान लीजिए कि इसकी प्राइस, मान लीजिए नहीं, सरकार कहती है कि इसकी प्राइस 1 से 1.5 लाख के बीच में होगी, तो इस प्राइस का 90% पैसा जो है वो सरकार देगी, और बाकी का पैसा 10% जो है वो खुद वो जनजाति व्यक्ति, वो किसान देगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, अपने को याद रखनी है। और पहली बार शहडोल जिले से हमारे जो राज्यपाल हैं मंगूभाई छंगूभाई, उन्होंने इस जनजातियों को इसके पशु है वो प्रदाई भी किए, शिवपुरी में भी किया, अलग अलग स्थानों पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा चुका है। 2025 में ये योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू की गई है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की तो थी ही सही 2023 में, लेकिन आप छत्तीसगढ़ ने भी 2025 से इस योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया है, लागू कर दिया है। खैर उसका स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन वही बात वही है, मूलतः उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये योजना आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि ये 3 पॉइंट आज जो हमने पढ़े, सबसे पहले महेश शर्मा, फिर भीमा नायक और फिर मुख्यमंत्री पशु प्रदाय योजना या दुधारू पशु प्रदाय योजना, ये आप रट करके रखेंगे, याद रखेंगे, एग्जाम में इससे कोई भी प्रश्न बनेगा तो पूरा करेंगे। चलिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।